खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। इस वक्त लगता है कि जमहूरियत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन हमें नजर आती है वो अपोजिशन है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वजह यह है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो उससे अंदाज़ा या उम्मीद ये लगाई जाती है कि उससे एक सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। मुल्क में जो मसाइल पैदा हो चुके हैं या हो रहे हैं उसका इंतखाबात के बाद अजाला किया जाएगा, नई हुकूमत आएगी, एक इस्तेहकाम, एक स्टेबिलिटी होगी। लेकिन उसके लिए हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सियासी इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। लेकिन इस वक्त अपोजिशन जो है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के जो मुस्तनद इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन का इनकाद किया और इलेक्शन पर अपनी मोहर सब्त की, उनका नताइज या उनके फैसले मानने से इनकारी हैं। बावजूद इसके कि आप पार्लियामान में बैठे हैं, आप सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, आप एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी इंतखाबात कराए जाएं। ये कैसे मुमकिन है, क्यों कर मुमकिन है? हुकूमत एक मैंडेट लेके आई है, आपको पसंद हो या ना हो। आज यही बात वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने की कि 2029 में आम इंतखाबात होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद अपोजिशन जिस तरीके से चाहे अपना जमहूरिया अदा कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम के माबैन जो एक इस वक्त एक आपस का इत्तेहाद की बनने की फजा नजर आ रही है, उसमें भी कई इफ बट्स हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पीटीआई संजीदा नजर नहीं आती कि वो हमसे किसी सूरत भी किसी किस्म का इत्तेहाद करे, लेकिन इसके साथ साथ वो नए इंतखाबात का भी मुतालबा करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा है, एक इलेक्शन कमीशन या उस एम्पायर के तहत लड़ा है, तो फिर आपने उसका फैसला भी कबूल करना है। या तो ये होता कि आप कबूल करने से इनकार कर देते कि जी हम इस निज़ाम के तहत, इस इदारे के तहत इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। जब आप आ गए, आपने सारे टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं उनको कबूल कर लिया और उसके बाद आप इंतखाबात में चले गए और उसके बाद आपने नताइज को कबूल करने से इनकार किया, तो फिर ये जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं, अपोजिशन की है कि वो किस तरीके से इस पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाने में संजीदा रहे। और इस वक्त जो इंट्रा पार्टी जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई दीगर सियासी जमातें, वो भी अपनी मिसाल आप हैं कि किस तरीके से एक अजीब सी फिजा पैदा की जा रही है। ये समझ नहीं आती कि कौन सी लीडरशिप है, कौन फैसले कर रहा है या किसको इख्तियार है कि वो किसी दूसरे फरीक से मुज़ाकरात कर सके। तो ये सारी एक जो कन्फ्यूजन का है, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम को जो है वो बढ़ावा देती है और ये इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए जो एक लिंच पिन है या एक गारंटी है हमारे मुआशी इस्तेहकाम की, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, बजट पेश हो चुका है, मुश्किल फैसले किए गए हैं, वो यही है कि हम मुआशी इस्लाहात करें और उन इस्लाहात के ज़रिए जो भी हमें फ़वाइद हासिल होंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ या उसका फ़ायदा आम आवाम तक पहुँचाएँ। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वकार सती साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार सती साहब आपका। हाफिज़ एहसान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सर आपका भी शुक्रिया। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। वकार सती साहब, ये जो एक न्यूली डेवलप रोमांस है पीपल्स तहरीक इंसाफ और JUI के माबैन, ये क्या है? ये कोई सीरियस बात है या बस? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मेरा ख्याल है कल जब 2 रोज़ा जो मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास हुआ JUI पाकिस्तान का, तो उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 2-3 खबरें वो थी जिनमें टॉप पे खबर ये थी कि PTI के साथ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ जितनी बातचीत उनकी हो रही थी उनको मौलाना ने बिल्कुल जो है वो मुस्तरद कर दिया और ये बाकायदा ऐलान किया है कि अब वो जो भी सियासी जदोजहद वो करेंगे वो अपने वो प्लेटफॉर्म से वो करेंगे। शहजाद, आपको याद होगा कि हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि जितनी भी बातचीत मौलाना फजल रहमान कर रहे थे इन लोगों के साथ, वो अख्तर मैंगल और महमूद खान HXI जो हैं उनके कहने के ऊपर और उनकी गारंटी के ऊपर जो है वो कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बातें आगे नहीं बढ़ी हैं और अब इनका कोई वो नहीं है। अब तो ये भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसका मुस्तकबिल जो है वो भी ख़तरे में पड़ गया है और वजह सिर्फ एक ही है कि दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ जो फ़र्द वाहिद अडयाला जेल में वो कैद हैं उनकी रिहाई से आगे कोई बात नहीं बढ़ रही। इस वक्त अगर आप PTI को देखें तो PTI में तकरीबन 6 धड़े हैं जो एक्टिवली जो लॉबिंग कर रहे हैं और जो लेग पुलिंग वो कर रहे हैं अपने ही लोगों की। वहाँ पर किसी भी बंदे की बात हरफ़े आखिर वो नहीं है। वहाँ पे जिस धड़े को असद कैसर वो लीड कर रहे हैं या एक जो उमर अयूब हैं वो बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे थे। बजट के दौरान भी अगर आप देखें तो उमर अयूब ने बड़ी अच्छी कट मोशन जो है वो पेश की और बाकायदा उस बजट के वो पूरा जो वो प्रोसेस है उसमें वो बड़े एक्टिवली उन्होंने
पार्टिसिपेशन वो भी की, लेकिन इसके बावजूद जब बात उनकी कोर कमेटी में जाती है, जब बात अडयाला जेल तक जाती है, तो फिर वहां पे उनका मुतमईन नजर सियासत नहीं है, उनका मुतमईन नजर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, वो सिर्फ उनका एक ही उमर अयूब साहब इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें इस्तीफा क्यों दिया सेक्रेटरी जनरलशिप से? कुछ लोग कहते हैं कि उनसे इस्तीफा दिया गया है और उनसे ज़बरदस्ती जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने उनसे इस्तीफा लिया है, और जो धड़े हैं जिनको वो बाकायदा उनकी निशानदेही भी दबे अल्फाज में वो करते हैं। अब वो जो मुलाकातों का एक वहाँ वो तसलसल है वो भी आपके सामने है, लिहाजा कोई भी आप जो मैं छः धड़े में वो कह रहा हूँ, 2-2, 4-4, 6-6 की जो वो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ ही लगे हुए हैं, ना उनका मुल्क चलाना मकसद है ना उनका कुछ और है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर हैं वो बड़े समझदार, बड़े सेंसिबल और बड़े सीनियर लॉयर हैं, और हम उन्हें पीटीआई से पहले के भी जानते हैं, वो भी बिल्कुल बेबस नजर आते हैं, उनकी भी जो सुनवाई वो अपनी ही पार्टी में नहीं हो रही। सही। हाफिज एहसान खोकर साहब, आप भी एक वकील हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि एक वकला का होल्ड है, गलबा है, तो वकला ठीक है, वकला अपनी सियासत भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे वकला हैं कि जो बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में कि इस वक्त जो एक जमात है इस वक्त अपोजिशन में है और मतलब ज़ाहिर है कि उनके थोड़ा सा शायद वो समझते हैं कि उनको मुश्किल वक्त है, लेकिन उनका जो कंडक्ट है, इज दिस बिकॉज के वकील जो हैं वो इस वक्त एक सियासतदान का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि शायद उन्हें नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पाकिस्तान को भी बनाया भी एक वकील नहीं था, और दुनिया के अंदर जितनी भी आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखते हैं या दुनिया के अंदर जहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आती हैं, उसके अंदर एक अच्छी खासी तादाद जो है वो लॉयर्स की होती है, और कई मुल्कों के प्रेसिडेंट भी बने हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी बने हैं, और उनका एक पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है। लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट को इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त जो है वो इंटरनल रिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से जो पिछले 1.5-2 साल से था उसके अंदर जो लीगल साइड थी उसका रोल जो था, चाहे वो मीडिया के ऊपर था चाहे केसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, तो मेरा ख्याल ये है कि जब वो एक पॉलिटिकल स्लॉट थी जिसने साथ साथ चलना था, और पॉलिटिकल स्लॉट जब आपकी डिसअपीयर हो गई तो फिर जो लॉयर्स थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो था उसको टेक ऑन किया, और ये थ्रू कंपल्शन आया है। और दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि लॉयर्स का बिल्कुल ठीक है कि पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी देर तक एक लीडर का पॉलिटिकल इनपुट प्रॉपर तरीके से नहीं आता, उस वक्त फिर जब धड़ियों बंदियों के अंदर आप चले जाते हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स आता है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसके अंदर इनकी अपनी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन वो पीटीआई के अंदर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ ये है कि वो अदालतों के अंदर जाते हैं और उनके ऊपर केसेस हैं उनको लड़ते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं अदालतों को वो मानते नहीं हैं। दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मानते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने उनसे नेगोशिएशंस करनी है। इसी तरह वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस को मानते नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तहफ़्फ़ुज़ आईन जो मूवमेंट है उसके अंदर जाते हैं। इसी तरह यह है कि जब इनसाइड द असेंबली स्टैंडिंग कमेटीज की बात आती है तो उस वक्त वो ये कहते हैं कि हमें वो सीट सारी दे दी जाएं कि जो हमारी मर्जी की आए, या ये है कि हमें आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दें, और दूसरी तरफ ये है कि आप उसी नेशनल असेंबली जो है या उसी प्रोविंशियल असेंबली जो है उसकी आप एग्जिस्टेंस को भी क्वेश्चन मार्क आपने किया हुआ है। इसी तरह आपके जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं जिसको अदालतों की बजाय जो था कॉन्स्टिट्यूशन फोरम के ऊपर हल होना चाहिए था, यानी कि आपकी जो पार्लियामेंट है, जब आपने उसको छोड़ के जो है आपने अदालतों का रुख किया है, तो आज भी आप इनसे पूछ लें कि क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जो है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर 1 माह से अकॉर्डिंग टू लॉ फैसले कर रहा है, तो क्या उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान पीटीआई जो है वो उन केसेस से जो है उन फैसलों से मुतमईन होने का? आज देखें, आज फिर उन्होंने कहा, कल जो स्टेटमेंट आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो रिजाइन करें, तो मैं ये समझता हूं कि जितनी देर तक एक पॉलिटिकल और लीगल डायकोटमी के अंदर ये रहेंगे उस वक्त तक आप एक क्लियर रोल नजर नहीं आएगा। कोई आंसर दीजिएगा फिर पीजे मीर साहब के पास। ये डायकोटमी क्यों है कि एक तरफ आप
वहाँ पे मखसूस नशिस्तों का भी मुतालबा कर रहे हैं, और उसी ऐवान में जो दीगर लोग बैठे हैं जो मतलब आपके मुखालिफ बेंचेस पे हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके वजूद को मानने से आप इनकारी हैं, यानी कि पार्लियामान ही को एज अ होल आप तस्लीम नहीं कर रहे। तो ये डाइकोटमी है क्यों, क्या वजह है? उस देखे ना कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है शहजाद, अब वो प्रिंसिपल्स पे तो रही नहीं है, वो है पावर पॉलिटिक्स से, और दूसरी है ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स से, कि मैं जो कह रहा हूं वो कैमरे के पीछे मैं कुछ और कहता हूं और कैमरे के सामने आके और कहता हूं। अभी आपने जेयूआई की बात की, और जेयूआई और सारी जो है, अब जेयूआई और पीटीआई की टर्फ जो है वो एक ही है, वो है केपीके। अब केपीके के अंदर मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है फॉर वन मोमेंट जो है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जेयूआई को नहीं दी और उसका एडवांटेज जो है वो पीटीआई ने लिया है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिजर्व सीट्स का मामला चला है, तो जेयूआई ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला रिजर्व सीट्स में किया है वो ठीक है, और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लॉयर है उसके आर्गुमेंट्स को मानते हैं। तो फिर बात ये आ गई कि ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो है वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा और आपका पावर के अंदर आना है। आप पावर के अंदर हैं तो पाकिस्तान का आइन कानून बिल्कुल ठीक है, अदालतें ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, और अगर आप पावर के अंदर नहीं है तो पाकिस्तान भी स्टेट पे है, एस्टैब्लिशमेंट भी जो उसके मुताबिक है, और पाकिस्तान के भी आजाद नहीं। मैं वापस आता हूं पीजे मीर साहब। फवाद चौधरी साहब खुद भी एक वकील हैं, बड़े जीरक सियासतदान भी हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो बुकला का एक कंट्रोल या जो गलबा है इस वक्त उनकी जमात पे, इसकी वजह से परेशानियां पैदा हो रही हैं। पीजे मीर साहब से दोबारा जी। तो दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है, हमारे जो बानी है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, पार्टी के अंदर मसाइल पैदा हो गए, धड़ेबंदियाँ हो गई हैं। तो अब फवाद चौधरी साहब की बात को हम तस्लीम करें या उन वकला या उन सियासतदानों की जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चला रहे हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब सर फहरिस्त हैं? पीजे मीर साहब देखें, हम जब पाकिस्तान में अभी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हमारी तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई हुई है। ये तो एक दंगा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, और सारे कह रहे हैं कि हम पावर उसके कॉरिडोर्स में आए। कोई नजरियाती पॉलिटिक्स कर रहा है? बड़े चंद लोग हैं जो कि नजरियाती पॉलिटिक्स करते हैं और अपनी पार्टी को छोड़ते नहीं हैं। ये झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, मैंने तो इनको लंदन में ऐसा एज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ पीएमएलएन देखा हुआ है, और भी इनके साथ कई थे जो कि खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। आज पार्टी में मुसीबत आती है, लोग भागने शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो आप इनके मुतालिक क्या तबसरा करेंगे, मुझे बता दें। ये कौन है? ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये पैराशूटिस्ट्स हैं। इनको जहां भी वो लैंडिंग फील्ड मिल जाएगी ये वहां चले जाएंगे। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हम किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, किस नजरियात की बात कर रहे हैं, किस अवाम की बात कर रहे हैं? वो तो है ही नहीं हमारे एजेंडे के ऊपर। आज जितनी भी कॉन्वर्सेशन ले लें, हर टेलीविजन पे अपने सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम की सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे। कहीं भी आप देख लो, किसी पार्टी में देख लो, कब वो पीएमएलएन के अंदर है उधर वहां नुक्ताचीनी हो रही है, पीटीआई के अंदर है वो आपने देख लिया। मुझे तो वो एग्जांपल वो आता है उसका याद, रणजीत सिंह का। अगर हिस्ट्री में जाए तो जब रणजीत सिंह मर गया तो उसके बाद आप देखो नवनिहाल सिंह, खड़ग सिंह, ये जितने भी थे, और ये शेर सिंह, ये सारे पावर स्ट्रगल के अंदर मारे गए। इवेंचुअली जो तीसरी फोर्स थी उसने इसको बिठा दिया दुलीप सिंह को बिठा के किडनैप कर दिया। वो आपका पूरा 1848-49 में आपका पंजाब चला गया। बात यह है, इस तरह पार्टी टूटती हैं, क्योंकि अगर आप अपने पावर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तकड़ा नहीं करोगे, आपके पास कोई सियासत की कोई डेप्थ नहीं होगी। इन डेप्थ है ही नहीं है। भुट्टो साहब के बाद मुझे बता दो, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अब एक रीजनलाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। क्यों? बिकॉज पार्टीज के अंदर जो लोग होते हैं कई वो एक्सपोज हो जाते हैं। हम ब्लेम तो लीडर्स को करते हैं ना, कि जी नवाज शरीफ हो गया, इमरान हो गया, जरदारी या बेनजीर। ये जो निचला तबका है ये रिस्पॉन्सिबल ये होता है। नीचे जो ये लोग गंद करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लीडरशिप। अब लीडरशिप भी आपकी मजबूर है। क्यों मजबूर है? कि एक आदमी आएगा कि सर मैं आपको 10 वोट यहां से ले दूंगा, 5 सीटें उधर से, 10-15 इधर, और उसको आप ऐसी पोजीशन दे देते हो। क्या होता है कि पोजीशन दे के इन द एंड इनकॉम्पिटेंट एक सवाल एंड डिलीवरेंस कोई नहीं है। जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि ठीक है, ये आपने बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया बीजे मीर साहब। क्वेश्चन इज दिस के जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कोई भी आप उसको नाम दे लीजिए, मतलब दे आर वेरी वेरी स्ट्रेंज बेड फेलोज।
आपने सियासत की एक दूसरे के खिलाफ, आपने इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, आपके नज़रियात एक दूसरे के खिलाफ, आपने ऐसे नामों से एक दूसरे को पुकारा कि जो आप आम हालात में महज़ब माशरे में नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे होने की। इसको क्या नाम दिया जाए फिर? देखिए, ये अननेचुरल एक अलायंस है। जिस तरह पीडीएम थी वो एक अननेचुरल अलायंस थी, ये भी एक अननेचुरल अलायंस है। ये चले, एक चीज तो इसमें अच्छी होगी कि वो इमरान मुसलमान बन गए। इन्होंने तो कहा था कि वो मुसलमान ही नहीं, यहूद है वो। सो द क्वेश्चन इज, एक वक्त इतने एक्सट्रीम पे आप चले जाते हो, दूसरे वक्त आप उसके साथ हो जाते हो। सो आपको यही एक इंडिकेटर मिल जाता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटीज एंड नॉट ऑन पॉलिटिकल एजेंडाज। पॉलिटिकल, देखो मार्गरेट थैचर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जब आपके पास कोई पॉलिटिकल एक आर्ग्यूमेंट नहीं होती है ना, तो देन यू गो ऑन पर्सनल लाइव्स एंड पर्सनैलिटीज। तो क्वेश्चन इज, आज भी आप वही कर रहे हैं। आप बिल्कुल, कन्वीनियंस होती है आप इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं होती है उससे क्या आप खिलाफ हो जाते हैं। सो आप मुझे बताएं कि ये सारी जो चीज है, ये इसका नुकसान किसको हो रहा है? आपकी आवाम को हो रहा है, ये हम सबको हो रहा है, क्योंकि ये मिल के बैठते नहीं है। सारों को शौक है पास स्ट्रगल में, सारों को शौक है कि मैं आ जाऊं, हम ना आए। और भाई अगर मैं हूं, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर, मैं तो अपोजिशन के ऐसे ऐसे बंदे अपने साथ भी रख लूं कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें, लेकिन हमारे दिल इतने बड़े नहीं है, हमारे दिल इतने बड़े नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज ये झगड़ा सा बैठे हैं ना प्रोग्राम में, मैं और नवाज शरीफ हम जा रहे थे, इसकी साबिर शाह की नो कॉन्फिडेंस एक मोमेंट थी पेशावर में, इंटरकॉन्टिनेंटल में थी, तो हम दोनों ही छोटे जहाज में थे। तो रास्ते में मैंने कहा, मैं कहा यार ये देखो हम हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स विद इंडिया? तो नवाज शरीफ मेरे तरफ कहता है कि तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं बॉर्डर खोलूंगा, दोस्ती करूंगा। कहते हैं मेरे तो लॉबियस्ट मानेंगे नहीं। तो मैं कह जी कहानी खत्म होगी ताड़ी। द क्वेश्चन इज, नीचे जो लॉबियस्ट हैं, दे डोंट थिंक ऑन अ नेशनल लेवल एज द लीडर्स। वेरी राइट। पीजे मीर साहब, मैं वापस आता हूं जानिब। झगड़ा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इकबाल जफर झगड़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? झगड़ा साहब से दोबारा रब्ता करते हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। वकार सती साहब, अभी वज़ीर इत्तलात साहब कहते हैं कि जी सियासत में तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। अब ये मुज़ाकरात कौन शुरू करेगा, कैसे होंगे, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, ये ज़रा बताइएगा। कि शहजाद इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो JUI और हुकूमत की, या JUI और PTV स्पेसिफिकली जो बात हुई है, वो अब चीज़ें जाके खोल के ये सामने आई हैं कि चूँकि JUI के जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे KPK में हैं, और उनको पता है जो वहाँ बरसर इक़्तिदार हैं कि वो कैसे जीत के आए हैं, किस किस तरीके से वहाँ उन्होंने मैनेजमेंट की है। तो मौलाना को वो एंगेज करना चाह रहे थे वाया महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल, तो वो तो उनके हाथ नहीं आए। कल की अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो तमाम इल्ज़ामात जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान वहाँ अमन अमान के हवाले से जो एक पूरी वो चार्जशीट है, उसको तो मौलाना ने उसको ऑन कर लिया है, और सारी बातें उन्होंने वो वहाँ की हैं। और उन्होंने अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कि यहाँ तक भी वो कहा है कि ये 10% PSTP में से ये भत्ता देते हैं वहाँ पे, खुद हुकूमत वो KPK वो दे रही है। तो ये छोटी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद इन दोनों का गठा चलना या वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात इनके। दूसरा जो आपने मुज़ाकरात की बात की ना, दूसरी तीसरी दफ़ा आपने देखा कि ये बजट सेशन में जो है वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर दावत दी है उनको कि आप वो आके वो बात करें। दीगर जो उनके अलाइज है उन्होंने भी वो कहा है कि वो बात करें, लेकिन असल मसला ये है कि सियासतदानों के साथ वो बात नहीं करना चाहते। जो वो बानी PTI के जो लोग मिल के आते हैं वो पहले कुछ और बात करते हैं, वहाँ से मिल के आने के बाद वो कुछ और बात करते हैं। वो PTI का मसला ये है कि वो रियासत के जो जिम्मेदारान हैं वो सिर्फ उनके साथ वो बात करना चाह रही है, और उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। सियासतदानों के साथ अगर वो बात करना चाहें तो ये आज से 3-4 दिन पहले की बात है, जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आए हम बैठे। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि आए हम वो बैठ के आगे कोई वे फॉरवर्ड निकालते हैं, कोई जो कोई बातचीत आगे वो चलाते हैं। और उनका मुतमईन नज़र सिर्फ ये था कि मुल्क आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल जो है वो खातिर में नहीं लाया। बल्कि आखिरी दिन आप देखें कि जब अमेरिकन अवाने नुमाइंदगान की जो रेजोल्यूशन के खिलाफ यहाँ पे एक वो जो रेजोल्यूशन आई बजट के बाद, उन्होंने उसकी भी मुखालफत की, उसकी कॉपियां फाड़ी गई, वहाँ पे हुल्लड़बाजी हुई, वहाँ पे वो नारेबाजी हुई। यानी कि जो पूरी कौम का एक मसला है उसको भी जो है एक तरफ किया है वो सुन्नी कौंसिल ने या PTI के जो लोगों ने वहाँ पे उनकी अवान में बिल्कुल 10% भी संजीदगी नजर नहीं आती। क्यों?
देखिए बात फिर यही है, वो इसलिए कि उन्होंने सियासत नहीं करनी, उनका कोई भी बिहेवियर, कोई भी एक्ट उनका ऐसा नहीं है जो सियासी है। इससे पहले भी सियासत यहाँ होती रही है, सारी दुनिया में भी वो जो होती है। कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपके वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, पहली तो ये है कि उनके अपने सर्वाइवल की जंग है, जैसे कि पीजे मीर साहब ने कहा, और दूसरा ये है कि अगर कोई 2 4 6 बंदे अगर हैं भी, तो उनका टारगेट ये है कि किसी तरीके से उनके जो बानी चेयरमैन है वो कैसे आएंगे, वो बाहर आएंगे। वो अगर बात करना चाहते भी हैं या कुछ दबे अल्फाज में निजी महफिलों में करते हैं तो उनके रिहाई की बात करते हैं। वो ये नहीं करते कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, वो ये नहीं करते कि जिस सूबे में उनकी हुकूमत है उसके मामलात क्या हैं। वहां शाम 5 बजे के बाद खाने बंद हो जाते हैं, वहां पे अमन ओमान की जो वो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। खोकर साहब, अब आप की जो बरादरी के लोग हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े ओहदे दिए गए हैं, जैसे वकार सती साहब कह रहे हैं, क्या इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बानी को बाहर निकाल लिया जाए? अदरवाइज उन वकला का कोई फ्यूचर नहीं था, कोई उनका स्कोप नहीं था, कोई स्पेस नहीं थी उस जमात में, सिर्फ और सिर्फ उनको इसलिए लाया गया है कि उनको मुकदमात से बरी कराएं और जेल से बाहर निकालें? नहीं शहजाद, ये नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देखें, उनके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लॉयर्स एक लीडिंग फ्रंट के ओके, अग्रीड। लेकिन एक सवाल, अच्छा, एक सवाल सुन लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हैं, एतजाज एहसन साहब हैं, जहांगीर बदर साहब थे, फवाद चौधरी साहब का भी मैंने हवाला दिया, और भी बहुत से वकील हैं, फारूक नाइक साहब, जी फारूक नाइक साहब हैं। क्वेश्चन इज दिस के क्या बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा थे, असद उमर साहब थे, बाकी लोग थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, अगर ये होते, इनके होते हुए क्या बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन या इतने बड़े ओहदे पे आ सकते थे या नहीं? नहीं, मुश्किल था। लेकिन चीज़ इस तरह की है कि जब आप पार्टी क्यों आए? सवाल ये देखें ना, चीज़ ये है शहजाद, एक चीज़ तो आपको एग्री कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो सारा पॉलिटिकल निज़ाम है वो 1 मैन पार्टी पे चलता है। वो पार्टी हेड जो फैसला करे वही फैसला एक होता है। अगर अब पार्टी हेड ने ये फैसला कर लिया है कि मेरे पास ये एक अवेलेबल लॉट है और मैंने इन्हीं से करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नीचे से सारा कुछ जो है वो कंसेंसस के तौर पे आएगा। वो भी बात नहीं है कि यहाँ पे वहाँ पे कोई फुकदान होता सियासतदानों का, बड़े और भी मतलब 2nd 3rd ईयर के लोग हैं कि जो बड़े कमिटेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन उनको बाईपास करके या इग्नोर करके वकला हजरात को सामने लेके या ऊपर लेके आया गया। इसकी वजह क्या आप समझते हैं? नहीं, वो एक डिस्क्रिप्शन है ना। अब आप उस डिस्क्रिप्शन को नहीं देखें ना, मैं आपको चीज बताऊं कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल से इस सारे प्रोसेस के अंदर देखें तो उसके अंदर जो उनके पास एक अवेलेबल है, हाँ ये चीज इसके अंदर है कि क्या उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं किया, या उनके अंदर लीगल स्किल्स के साथ पॉलिटिकल स्किल्स जो होनी चाहिए वो हैं या नहीं है, तो उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर सिचुएशन जो है वो ओपन चली जाती और उनके हेड जो हैं उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आ जाते, यानी कि इस पार्टी से बात कर देते, तो शायद वो डिलीवर कर लेते। अब अगर कोई भी उस पार्टी का कोई बात करेगा कि हम हुकूमत से बात करना चाहते हैं या पार्लियामेंट के अंदर बात करना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पीटीआई के अंदर जो है वो सर्वाइवल जो है वो रहेगी, क्योंकि इस वक्त एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव वो है जो उनके पार्टी लीडर का है। बट दूसरी तरफ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या इस सिचुएशन के अंदर, चाहे उन्होंने ए को किया है, बी को किया है या सी को किया है, क्या इस वजह से इस मुल्क का पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए? अच्छा, डिस्कशन है, लेकिन किया क्यों है? मैं सवाल मेरा वहीं रह गया। नहीं, अब मैं आप देखें ना कि जहां तो ये हो कि कोई स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन आपके पास हो तो आप उसको कहें जी कि 1 पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है। अब उन्होंने कहा कि जी अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अवेलेबल नहीं है या जेल के अंदर चली गई है या डिसअपीयर हो गई है, तो वो जो शख्स थे जो साथ साथ चल के केसेस को लेके चलते थे, उन्होंने उस वैक्यूम को फिल कर लिया है। और मेरा नहीं ख्याल प्रोसेस के अंदर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि नहीं जी ये पॉलिटिकली भी कुछ डिलीवर करेंगे। जो लोग हैं, मैं चले किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अरसे से 2 दहाइयों से उनके साथ थे, वो भी अवेलेबल नहीं। आप नाम लेना, किसका नाम लें? कई लोग थे मसलन नाम लिए बगैर आप बात कीजिए। नहीं, देखे ना, देखे बात यह है कि या वो ये थे कि या वो जेल के अंदर थे, या उसके बाद वो सामने नहीं आ रहे थे, या वो इस प्रोसेस से हट गए थे। अगर वो सारा नहीं है, लेकिन इशू शहजाद ये नहीं है कि ये लॉयर्स आगे आए हैं। इशू ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर हम इस स्टेलमेट सिचुएशन के अंदर कितनी देर रहना चाहिए।
आपको याद है कि जब 1.5 साल से ये सारा प्रोसेस चलें, चल रहा था, तो क्या हमने हर इलेक्शन के बाद इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करनी है, या इसी तरह उस प्रोसेस को करना है जो 2013 से तो 18 opposition तक कर रही है रहा, ना? या 18 से 22 Opposition तक कर और रही है 22 से तो सर। 24 है? ऑपोजिशन कर रही है ना ये बात तो। नहीं, ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन का काम ये है कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करे, ये नहीं है कि ऑपोजिशन का काम कि डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करे। और अभी इस वक्त वो मेरा ख्याल है कि 100 दिन नहीं हुए और हमने कहा है कि फिर इलेक्शन हो कंस्ट्रक्टिव और जाना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव, वन वर्ड, वो क्या, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सारी ऑपोजिशन, यानी कि ऑपोजिशन तो एक ही है, वो सिर्फ एक एजिटेशन पॉलिटिक्स के मूड के अंदर है, Which और is वो destructive. नहीं, वो और उससे जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और ना ये मुल्क के वेरी मफाद राइट। में है। जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो क्वेश्चन इज दिस कि अभी हाफिज हसन कोकर साहब बात कर रहे थे कि अपोजिशन जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर रही है जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, हुकूमत की आप क्या समझते हैं जिम्मेदारी है? वज़ीर इत्तलात कहते हैं जी मुज़ाकरात होने चाहिए, पार्लियामान वाहिद फोरम है, लेकिन ये मुज़ाकरात कैसे शुरू होंगे, कौन करेगा, कौन इनिशिएटिव लेगा, क्या फोरम होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी आपके ख्याल में? जनरल साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जनरल साहब से शायद रब्ता उनको होगा। पीजे मीर साहब, आप से उसी कंटिन्यूशन में सवाल करता हूँ जो हाफिज़ साहब से मैं बात कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो वकला हजरात हैं, मतलब कोई इसमें बुराई नहीं है, वकला हजरात सियासत कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह आप क्या समझते हैं? उनको ऊपर क्यों लाया गया बावजूद इसके कि कई ऐसे सरकर्दा रहनुमा थे जो उनकी जगह ले सकते थे? पीजे मीर साहब। शायद बिकॉज इमरान ट्रस्ट ना करते हो बाकियों को, वकला को वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जब कहीं भी रैली करनी हो या सपोर्ट में निकलना हो, वकील इनके लिए निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन देखो ना, आपने भी जो एक बड़ा एक बेसिक सवाल किया है कि ये बात कौन कराएगा, मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर ओनस है, क्योंकि इनके ऊपर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों के ऊपर एक ओपिनियन है। वो तो एक ओपिनियन जिस तरह मर्जी दें, एजिटेशनल दें, कन्फ्रंटेशनल दें, वो एक ओपिनियन है, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो कहूंगा प्राइम मिनिस्टर को, आप जाएं जी जेल मैन के पास, जाएं, इससे बात करें कि भाई क्या, व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट द कंट्री टू गो डाउन और डू यू वांट टू कंट्री को मेरे साथ लेके तुम चलो। ऑपोजिशन का उतना ही काम होता है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग अगर एक एजुकेशनल प्रोसेस शुरू करेगा, मुझे अब ये भी याद है 2013 में नवाज शरीफ ऊपर से निकला मैनिफेस्टो देके, और कौन था, नजम सेठी साथ खड़ा था, और दो, मैंने तो पता नहीं मैं हुकूमत लवा ना लवा, ए पीपल्स पार्टी की छड़ के जा रही है। द क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा वैलिड ऑब्जर्वेशन, कि आने वाला उसकी किटी के अंदर क्या आ रहा है। अगर तो खाली किटी आएगी, वो तो खुद मारा जाएगा। अच्छा, तो आप पीटीआई को समझना चाहिए, ठीक, पीटीआई मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर वो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स करेगी, और कल अगर आती भी है, वो सरवाइव नहीं कर सकती, राइट, बिकॉज किटी में है कुछ नहीं। दुरुस्त आपने। मैं पीजे मीर साहब इसी नुक्ते से दोबारा शुरू करता हूँ। झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर उसके बाद आपकी जाने में आऊँगा। पीजे मीर साहब, झगड़ा साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या JUI के माबैन जो एक इत्तफाक राय पैदा होने की सूरत नज़र आ रही है, शायद हुकूमत के खिलाफ, वकार सती साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हवाला दे रहे हैं कल की मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये दो अगर सियासी कुव्वतें मिलती हैं तो आपके ख्याल में हुकूमत को कितना बड़ा चैलेंज दरपेश होगा? शुक्रिया जी। ये जो आपने बात की है और उस पर जो आपको वकार सती साहब ने एक्सप्लेन किया है, तो यकीनन मौलाना साहब पोजीशन ये होनी चाहिए, और मैं भी खुश हूँ कि उन्होंने ये बात की है, क्योंकि उनके लिए PTI के साथ खुलकर आना या बात करना जो है, वो इन हालात में कभी भी सूदमंद नहीं हो सकता, बल्कि उनको भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा। इस वक्त तो जो सूरत हाल बदकिस्मती से PTI ने बनाई हुई है, खुद ही उनके मेरे भाई जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनके पार्टी में भी कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि वो पार्लियामेंट में आते हैं तो एक बात करते हैं, बाहर जाकर दूसरी बात करते हैं, कोई एक लाइन नहीं है, कोई एक स्टैंड नहीं है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि अगर वो खुद ये कहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके जो इस वक्त कायदीन हैं, बदकिस्मती जो बाहर हैं और जो सही बात करते हैं, उनके लिए रास्ते बंद किए जाते हैं, और जो जहाँ जेल में जाकर उनसे मुलाकातें करते हैं इमरान खान से जो लोग, और उन तक उनकी रसाई भी है और मुलाकात भी हो जाती है, वो बाहर आकर जो
प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। और इससे उनके जो यहाँ प्रेजेंट वो हैं वकील साहब, उनके बड़े हैं, माशाल्लाह वो ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, और वो जो भी बात करते हैं सोच समझ से करते हैं। अच्छा, अभी पीजे मीर साहब बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है कि वो अपोजिशन के साथ बाज़ाब्ता जामिया मुज़ाकरात शुरू करे। अब ये मुज़ाकरात बयानात की हद तक तो बात हो रही है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ये मुज़ाकरात कैसे शुरू होंगे, कौन करेगा, कौन इनिशिएटिव लेगा, ये कैसे तय पाएगा, क्या कैसे होगा, कैसे रब्ता होगा? तौर पे अमली तौर पे तो इनिशिएटिव मैंने आपको बताया ना कि हमारी तरफ से तो इनिशिएटिव आज का नहीं है, बल्कि कब से हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए जो बड़ी पार्टीज हैं और जो जिनको मिल के बैठ के अपने कौमी मफाद के जो इशूज हैं उन पे एक क्लियर स्टैंड आना चाहिए। तो उसके लिए आज भी उन्होंने वही आवाज उठाई है और उनको ये दावत दी है कि अगर वो बात करना चाहते हैं और पॉजिटिव तरीके से उस पर फिर स्टैंड भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आए। हमने न मैंने इनकार किया है, न नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया है, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत क्लियरली अपनी 2 दिन पहले बयान दिया है कि मैं तैयार हूँ, ये आए अगर इनकी बात में कोई जोर है और वाकई सही बात ये करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान। नहीं, अगेन आसान लफ्ज़ों में ज़रा समझा दीजिएगा झगड़ा साहब कि देखें मुज़ाकरात होते हैं तो किसी एक कोई नुक्ते के ऊपर होते हैं या कुछ नुकात के ऊपर होते हैं कि आपने किस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। आपने अगर इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर गुफ्तगू करनी है, आपने मुल्क में अगर कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन दरपेश है, नया एक हम फ़ौजी ऑपरेशन करने जा रहे हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर मुज़ाकरात करने हैं, बाज़ाब्ता तौर पर आप दावतनामा भेजते हैं, कहते हैं कि आप अपने नुमाइंदों को नॉमिनेट करें और आएँ हुकूमत के साथ, ये तारीख़ है, ये वक्त है, ये मौका है, ये वेन्यू है, यहाँ पे आके मुज़ाकरात होंगे। सो मतलब बात कर देना तो एक अपनी जगह पे, लेकिन उसको स्पेसिफाई कौन करेगा, कौन इसको बताएगा दूसरे फरीक को? नहीं, हम तो जिस तरह आपने कहा है कि पहला जो स्टैंड है वो इकोनॉमी का है, दूसरा दहशतगर्दी का बड़ा मसला है। ये दोनों मसले आपके हल हो जाएं, यकीन करें आपके मुल्क में फिर और कोई हाथ उठा के इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक, ये अल्लाह के करम से पाकिस्तान आज साउथ एशिया की वो कुव्वत है जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे है उनको ये लीडरशिप जो है उनको पड़ेगा। हमारी तरफ से बिल्कुल ओपन वेरी राइट, वो है, इन्विटेशन है टू सिट डाउन एंड टॉक ऑन सीरियस इश्यूज और जो भी नेशनल इश्यूज है। बिल्कुल सही। पीजे मीर साहब, अब मसला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरे जो फरीक है उनसे जब बात करने की कोशिश होती है या कुछ भी होता है तो उनकी तरफ से बयान आता है जी कि हमारा दो एजेंडे हैं, एक आप हमारे बानी की जो रिहाई है या उनके खिलाफ उनके मुताबिक गलत केसेस बनाए गए हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें, या इंतखाबात में जो धांधली हुई है या बकौल उनके जो उनका मैंडेट छोड़ाया गया है उसके ऊपर बात करें। अब मतलब ये एक ऐसी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि इसके बाद कोई शायद गुंजाइश बनती नहीं कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं या उनको दावत दें कि आइए और आके बात कीजिए। सो ये जो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा है कि जिस पे ऊपर गुफ्तगू हो सकती है वो कौन तय करेगा आपके ख्याल में? देखिए जी, ये जो आपने जो पॉइंट्स अभी रेस किए हैं ये तो रेस कर रही है, हम भी रेस कर रहे हैं, इवन द गवर्नमेंट पार्टीज आर रेजिंग इट। सो द क्वेश्चन इज, ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है जिसको सबको मिलके बैठ पे इसको रेक्टिफाई करें। लेकिन जो इस वक्त जो आपकी जो क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल एजिटेशन एंड क्राइसिस, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को क्या तकलीफ है? उठाएं यार, गाड़ी में बैठ के जाए जेल में, इनको अंदर तो नहीं करेंगे ना, वो बाहर आएंगे फिर भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। और भैया आप जाके बात करें सीधी, क्योंकि ये कब तक ये डिटॉन्ट और ये जो आप कह रहे हैं कि कोल्ड पॉलिटिक्स, ये कब तक चलती रहेगी? मुझे बता दो कब तक। ये है वो तारर सही कहता है, आई एग्री विद हिम, गवर्नमेंट को भाई इसको चलने दो, क्यों उसको तुम तोड़ते हो? जब इस तरह तोड़फोड़ करना शुरू करोगे, आगे आने वाली गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल नहीं होगी। आप इनको भी चलने दो, साथ आप डायलॉग कंटिन्यू रखो। जब तक डायलॉग कंटिन्यू रखे, हम कश्मीर पे तो बड़ा शोर करते हैं जी, डायलॉग। लेकिन एक मिसाल दूं आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौधरी निसार अली खान साहब अपनी गाड़ी में बैठा के बनी गाला लेके गए, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? तो एक आपके पास एक मिसाल भी मौजूद होती है, एक माजी का हवाला मौजूद होता है कि कोशिश की गई थी लेकिन दूसरे फरीक ने जिस तरह बाद में बिहेव किया वो भी आपके सामने है।
शहजाद देखो, एक दफा की बात नहीं होती है, आपको कंटिन्यूसली ट्राई करना है, बिकॉज यू रिप्रेजेंट ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, ठीक। और अब खातिर आपने झुकना पड़ता है आपको। आप जाएं, दोबारा उसे करें, नहीं मानते हैं। ये पाकिस्तान किस तरह बना था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कितनी दफा इसकी मीटिंग्स हुई थी, एग्री टू डिसएग्री, कायदे आजम भी छोड़ के चले गए थे यहाँ से। द क्वेश्चन इज वी स्टिल हैव टू कंटिन्यू ट्राइंग। तो जब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, गिव अप हमने करना, ठीक, गिव अप ऑलराइट। जी वकार सतीश साहब कुछ ऐड करना चाह रहे मैं हैं? सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि बाकी ज़्यादा आप लंबा चौड़ा ना जाएं। 2002 से ऑनवर्ड की असेंबलीज आप देख लें, हर इलेक्शन के बाद जो भी अपोजिशन थी उसने कहा, जो उसके जो नताइज थे इंतखाबात के, वो अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने वो कबूल किया। अब 2002 का देख लें, 2008 का देख लें, अब 2013 का देख लें, 18 का देख लें, या ये 24 का देख लें। 2013 के बाद भी मौसूफ जो हैं पीटीआई के जो जिम्मेदारान, उनका जो कंडक्ट था वो भी आपके सामने है और अब भी आपके सामने है। मीर साहब जो कह रहे हैं ना कि आप जाके आप खुद बड़ा दिल करके आप वहाँ जाएं, शहबाज शरीफ साहब तो एक तरफ, पाकिस्तान का कोई एक सियासतदान ऐसा नहीं है जो उनकी गारंटी दे सके, जो उनसे बात कर सके, या जो बानी पीटीआई हैं वो किसी से बात करने को तैयार हो। आप देखें मौलाना फजल रहमान एक बड़ा वजादार किस्म के इंसान है। महमूद खान अचकजई साहब भी नहीं करेंगे। महमूद खान अचकजई साहब से भी अगर आप उनको अभी ऑनलाइन लें, उनसे बात करें, वो खुद भी बड़े तंग हैं। देखें इन लोगों ने जिंदगियां गुजारी हैं, उनका रख रखाव है। मौलाना फजल, अगर महमूद खान अचकजई इस दफा विद्रॉ ना करते तो मौलाना फजल रहमान कभी भी एमएनए ना बनते। इस दफा उन्होंने खुद अपने नॉमिनेशन वो विद्रॉ किए हैं, तो मौलाना वहां से इलेक्शन जीते हैं, वो बलोचिस्तान से। इन लोगों के आपस के ताल्लुकात हैं, मौलाना के मियां बरादरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी के कायदीन के साथ भी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बानी पीटीआई ना अपने हामियों पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, ना अपने मुखालफिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे आप सिर्फ ये आप इतना बताएं, ये कितना मुश्किल काम है अगर आप सियासत करना चाहें और आप एक वे फॉरवर्ड अगर ईमानदारी और दयानतदारी से अगर आप निकालना चाहें। चौधरी परवेज इलाही अभी रिहा होकर आए हैं, उनकी जमानत हुई है, वो आए, आप उनको एम्पावर कर दें, आपको वो 1 महीने के अंदर लोगों को साथ जोड़ के दे देंगे, लेकिन वो नहीं है। मैं ये समझता हूं एक पॉलिटिकल साइंस का छोटे से तालिब इल्म होने के, कि इस पीटीआई के अंदर ये जितनी धड़ेबंदियां हैं, ये खान साहब की अपनी है, ये उनकी अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, और वो खुद नहीं चाहते कि वो सियासत को आगे लेके चलें, वो खुद नहीं चाहते कि आगे हो। आखिरी बात मैं सिर्फ ये करना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि उनके मुतालबात क्या हो सकते, सबसे बड़ा मुतालबा उनका यह है कि हमारी 180 सीटें थी और हमें 100 सीटें वो कम दी गई। यही है ना। आप इस वक्त भी सारे मुल्क में हिसाब लगा लें कि कितनी नशिस्तों के ऊपर वो ट्रिब्यूनल्स में है, अदालतों में कितने हलकों के हैं, जितनी वो सीटें वो क्लेम कर रहे हैं, इतनी तो पिटिशंस नहीं की उन्होंने, इतने तो नताइज चैलेंज नहीं किए उन्होंने। तो ये उनके जहन में एक था कि हमें शायद 180 मिल सकें, जो नहीं मिली तो वो किया। देखें एजिटेशन अगर करनी होती ना, हम बड़ा वो तनकीद करते हैं नून लीग के ऊपर भी, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। 2002 हम बार बार उसका 2002 सबसे आइडियल सिचुएशन थी कि बेनजीर भुट्टो भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं वो नहीं करती। उनकी पार्टी के अंदर दरार डाली गई थी, पेट्रियट बनाई गई थी, और ऐसे लोग वहां पे 17 लोग जो ये उसको झगड़ा साहब को पता है। पीटीआई को फायदा क्या है कि अपनी पार्टी के अंदर इस तरह की धड़ेबंदी? देखिए माजरत के साथ, पता नहीं मुझे ये अल्फाज कहने चाहिए कि नहीं, वो अब जो बिहेव कर रहे हैं ना, वो एक जो कल्ट होता है ना, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आ रहे। वरना जितना एक्सपीरियंस उनका हो गया, जितने बड़े बड़े लोग उनके साथ है, ये तो मसला ही कोई नहीं था। वो अपने मुकदमात अदालतों में वो करते, सियासी तौर के ऊपर लोगों को एम्पावर करते। आप देखें कहां से कहां होते। एक आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं, उनकी सफों में या उनके लोगों ना दाएं बाएं से जो आवाजें आ रही हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम निकल आएंगे, 1-2 लोगों ने ये बात वो की भी थी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस वक्त जो लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, कोई एक बंदा भी अपनी निशिस्त छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक, सही, बिल्कुल सही। खोकर साहब, आपके वुसला जो आपकी बरादरी के लोग हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो क्या कल्ट को फॉलो कर रहे हैं? अगर वकार सती साहब की बात को आगे बढ़ाऊं। नहीं शहजाद, जो चीज़ इस वक्त चल रही है ना, जिसकी तरफ बार बार आप लॉयर्स की तरफ जा रहे हैं, लॉयर्स का एक तो ये है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ एक उनका इंटरेक्शन है, दूसरा उनका एक कॉन्फिडेंस है, तीसरा उसके बाद ये है कि जिस तरफ उन्होंने इशारा भी किया है कि एक ट्रस्ट लेवल है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो भी ये सारा कुछ है वो जाके रुकता उसी जगह पे है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन मैं एक चीज़ और ये समझता ही अच्छा, मैं वकला की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कम से कम समझता हूँ कि वो हमसे, यानी कि मेरे जैसे शख्स से ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आइन को, जमहूरियत को, कानून को, पार्लिमानी निज़ाम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है कि कोई कम अकल शख्स जो है वो मेरे जैसा ये बात करे तो ठीक है, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी अगर ये बात कर रहे हैं। लीगल एक्यूमेन होना एक और चीज़ है, पॉलिटिकल डिसीजंस लेना और बात है।
जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हर पार्टी का पॉलिटिकल हेड लेता है, ये हमें बात मान लेनी चाहिए। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि जो एक इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है कि क्या पाकिस्तान इस कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के अंदर सफ़र नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। क्या पाकिस्तान इस कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसकी हालत जो है वो दिन ब दिन बदतर नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। क्या इस कन्फ्रंटेशन की वजह से पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का सिस्टम है या जस्टिस सिस्टम है जिसको हमें तवज्जो देने की ज़रूरत थी, क्या उसके अंदर बेटरमेंट आ रही है कि और डिटेरिएशन की तरफ जा रहा है? ये वो पॉइंट ऑफ कंसर्न। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का हमेशा शहजाद काम ये होता है कि चाहे अगर ऑपोजिशन जो है वो मानती नहीं भी है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है उनको मिलाना। और अगली जो चीज़ उसके अंदर है वो ये जो इम्पोर्टेंट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो था वो हाथ बढ़ाया है या किया है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये चाहिए था कि बजाय प्राइम मिनिस्टर को अब्रप्टली कहना कि जी हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हमारी ये कंडीशन है, उन्हें ये मैसेज जो था अपने लीडर को पहुंचाना चाहिए था कि गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस की बात की है और अब बताएं आगे इसके अंदर क्या करना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और पीजे मीर साहब के पास जाता हूँ कि इस जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तब भी उन्होंने इस किस्म की बात की कि हम एक नुक्ते पे मौशी इस्लाहात या जो भी एक मिसाक मईशत उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने ये बात की, जब वो 16 माह के लिए बने, अब दोबारा वो मुंतखब हुए 5 साल के लिए, फिर उन्होंने गुफ्तगू की। अब वो 3 दफ़ा बात कर चुके हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। अब आपके ख्याल में अगर दूसरा फरीक जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा खोकर साहब, तो फिर इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? फिर भी करना क्या चाहिए। मौजूदा इल्जाम फिर हम हुकूमत को ठहराएं? शहजाद, मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट का काम फिर भी है कि नेगोशिएशंस की तरफ जाना। कभी गवर्नमेंट जो है गन पॉइंट पे तो नहीं, गन पॉइंट नहीं है ना। देखें गवर्नमेंट, देखे चीज ये है कि हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, हमने मिक्स ये कर दिया हुआ है कि जो हमारे टॉक शोज हैं या हमारा कैमरा जो है उसके अंदर हमने एक जो कन्फ्रंटेशन मोड है उसको ज्यादा रखा हुआ है। गवर्नेंस हुकूमत अपनी जगह चलती रहे, निगोशिएशंस अपनी जगह चलती रहे और अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल पार्टीज तय कर लेना, तय ये कर लें कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन का निज़ाम है वो ये है। अगर झगड़ा इस चीज के अंदर पिछले बार बार आ रहा है तो अपनी टर्म को कम कर लें। दुनिया के हर मुल्क में क्या 5 साल है, उससे कम भी टर्म्स की जा सकती हैं। दूसरा उसके बाद ये कि इकोनॉमी का 10 से 15 साल एक दिन उन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आज भी 4 साल कर दें, नहीं शहजाद, आज भी पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी हुकूमत दे दें तो जो बजट आज IMF की इम्पोज आया वो यही आएगा उस चीज के अंदर, चूंकि आपके पास अपना वो है नहीं है कि जिसके ऊपर आप करके चीजों को जो है अपनी पॉलिटिकली प्ले अप करें कि ये हमने चीजों को मॉडिफाई कर दिया, ये चेंज कर दिया। वो उतनी देर में होगा कि जितनी देर तक आप इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं ले आएंगे, आपके किटी के अंदर पैसे आएंगे, पाकिस्तान की स्टेट का लोगों की तरफ रुख आएगा, फिर वो आगे बात बढ़ेगी। नहीं तो हर दफा आपको ये चीजें नजर आती रहेंगी। लास्ट फ्यू मिनट्स हैं पीजे मीर साहब, जब हम ये कहते हैं कि जी मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, अब सियासी इस्तेहकाम इस तरह की अगर ऑपोजिशन के होते हुए हमें मुमकिन नहीं नजर आता, तो क्या ये नागुज़ीर है कि ऑपोजिशन जो है वो जो भी आप फैसले कर रहे हैं उसमें उसकी हाँ या कंसेंसस हो तो सियासी इस्तेहकाम आएगा? दुनिया में हमने ऐसे बेशतर ममालिक देखे हैं जहाँ पे जमहूरियत की कदरें मजबूत हैं, बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं उनकी सोच, उनके फैसले ऑपोजिशन के और हुकूमत के, लेकिन फिर भी निज़ाम चलता है, सियासी इस्तेहकाम भी होता है। तो ये हम क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि जब तक ऑपोजिशन यस नहीं कहेगी इस्तेहकाम नहीं आएगा? शहजाद, आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, इसको हमने डायग्नोज करना है। आप ले लें, शुरू से 50 से ले लें, उस वक्त की गवर्नमेंट्स और आज की गवर्नमेंट, हम क्या कर रहे हैं? यही आपके साथ हो रहा है। किसी हम सेटिस्फाई नहीं होते कहीं भी। आप कोई गवर्नमेंट ले लें, अपार्ट फ्रॉम एक बीच में पीरियड आया था, आप वहां भी थोड़ा सेटिस्फाई हुए जनरल मुशर्रफ का टाइम, और उसके बाद उनको इसको भी निकालो। तो क्वेश्चन इज कि हम कहीं भी किसी पॉलिटिकल सेटअप पे सेटिस्फाई नहीं होते। इसकी वजह क्या है? हम बेसब्रे हैं, हम बेचैन हैं, हमारे पे वो ना लाइन में खड़े होने की आदत नहीं है। टाइम दो, अगले को एक मौका दो। हमारे के अंदर वो कंसिडरेशन नहीं है, एंड दिस इज द रीजन। ये हमारी जो पॉलिटिकल डिबेट होती है किसकी है? बेसब्री की। ये खोकर साहब ने सही बात की है, विदाउट डायलॉग एंड कंटिन्यूड डायलॉग आप आगे नहीं बढ़ सकते।
You have to try even with the worst adversary. You've got to do it. अब पीजे मीर साहब एक यहाँ पे एक सवाल है कि इस वक्त जो दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत कहलाती है अमेरिका, अभी रिसेंटली आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट देखी होगी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडन थे, क्या क्या अल्फाज एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल नहीं किए, उनको देखते हुए लगता नहीं था कि ये अमेरिका के जो हैं दो सदारती इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कदरें मजबूत हैं बावजूद इसके कि इतनी ज्यादा अपोजिशन है, इतनी ज्यादा उनके दरमियान एनिमोसिटी है। वो डेमोक्रेसीज हैं, वहां बर्दाश्त है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। आप बिठा दें दो, अगर पॉलिटिकल लीडर्स बात भी कर रहे होंगे, सोशल मीडिया आपका बेड़ा गर्क कर देगा, सोशल मीडिया आपका ऐसा बेड़ा गर्क कर देगा जो अभी कर दिया इसने, तो वो और इसका तबाही की तरफ चला जाएगा। वो हमारे अंदर एक दूसरे का सब्र नहीं है। आपने देखा नहीं कि सोशल मीडिया पे हम क्या कितनी गलीज जबान इस्तेमाल करते, ऑल अराउंड। तो ये क्यों है? क्योंकि एज ए नेशन हम अपने आप को हमने मैच्योर नहीं किया है। हम जब तक अपने आप को खुद संजीदा नहीं करेंगे, हम हुकूमतों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। आप जाते हैं ना शहजाद रोड के ऊपर, खाना खा के रोड पे फेंक देते हैं, मैं जाता हूं, मैं देखो यार ये हुकूमत क्या कर रहा है, और भाई हुकूमत का क्या काम है इसके अंदर? ये आपका और मेरा कसूर है। गाड़ी आप चलाते हैं, ये टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, विदाउट लॉ आप चलाते हैं, ब्लेम हुकूमत को। हुकूमत का काम है गवर्नेंस। ये अच्छी गवर्नेंस कर दे, खुदा की कसम हमारे पास हर चीज है। हमारी गवर्नेंस में हम मार खाते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नेंस क्यों नहीं होती? वो कोई काम करेगा, वो जो पॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पीजे मीर साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और एक आखिरी मिनट है, अगर वकार सती साहब ऐड करना चाहें कि अगर हुकूमत डिलीवर कर दे, अपने वादे पूरे कर दे, गवर्नेंस ठीक कर दे, जैसे पीजे मीर साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कोई बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करनी है दूसरी साइड की कि आप आएँ और सियासी इस्तेकाम है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, गवर्नेंस ठीक हो जाएगी या नहीं? एग्जैक्टली और 100% एग्री। इसमें दो महाजों के ऊपर इस वक्त काम जारी है। एक तो दो बड़े जो है ना वो मसले हैं। एक जो है आपकी वो इकॉनमी है जो आम आदमी को वो मुतासर कर रही है, उसके ऊपर हुकूमत लगी हुई है। और दूसरा है आपके मुल्क का अमन अमान, जिसको वो सियासत से हट के जो है जो रियासत है वो देख रही है। अभी जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम इसी सिलसिले की एक खड़ी है कि अगर कहीं क्या जो KPK में हो रहा है और जो वो दीगर जगहों के ऊपर हो रहा है, रोज आप देखेंगे जो ऑपरेशन हो रहे हैं, और रोज जो है कि आज से आप अगर 2-1 हफ्ते से आप वो देख रहे हैं तो डेली कोई ना कोई इनको कामयाबी मिल रही है। तो मैं तो बड़ा होपफुल हूं कि ये इन दोनों वो महाजों के ऊपर हुकूमत और रियासत दोनों को कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका वकार सती साहब। खोकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब पीजे हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।